हमारे साथ समाधान सुलाने जी हैं। आप दिलीप लांडे जो कि उनके ऑपोजिशन में कैंडिडेट थे और जो कि विजयी कैंडिडेट थे, उनकी तरफ से आज प्रेजेंट हुए आप। अंदर क्या कुछ हुआ, विस्तार से बताएं। प्रथमतः इलेक्शन कमीशन ने जो आदेश दिया था उसका एसओपी बनाया गया था। एसओपी के हिसाब से जो आरओ रहती है इलेक्शन कमिश्नर, वो काम करती है और उसका जो ड्यूटी था वो ड्यूटी के हिसाब से उसने जो भी वीवीपैट और जो मशीनरी थी वो निकाली सबके कंसेंट से, और 20 मशीन निकालने के लिए बोला था। नंबर दिए थे उन्होंने जो पिटीशन में, इलेक्शन पिटीशन में, वो 20 ही मशीन निकाला गया और वीवीपैट निकाला गया। वही चेक करने के लिए आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से थे। लेकिन उनका कहना था कि जो वीवीपैट आप खाली हमको चेक करके बताए, वो कंडीशन नहीं चाहिए हमको। हमारे जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कस हुआ है वो डिस्कस के हिसाब से हमको चाहिए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी एसओपीज़ बनाए गए थे, ये एसओपीज़ बनाए गए थे कंपनी द्वारा जो मैन्युफैक्चर करती है ईवीएम, और वही मान्य हुए थे। तो ऐसे में नसीम खान की तरफ से एग्जैक्टली क्या मांग रखी जा रही है कि आपका जो पुराना डेटा है उसको काउंट करके बताएं? यस, उन्होंने जो बोला है कि जो अभी डेटा तुम्हारे पास है वो इंटरनेट को कनेक्टिविटी होता है क्या, उसके बारे में उन्होंने पूछा। अभी इलेक्शन कमिश्नर ने और जो टेक्नीशियन आया था उसने बताया मेरे एसओपी में जो है वही मैं बताऊंगा, बाकी उसके हट के दूसरा कुछ बताऊंगा ना। अब नसीम खान ने कितने दिनों का समय मांगा है और अब क्या होगा आगे? 2 वीक का उन्होंने समय मांगा है, और वही आज जो होने वाली थी कार्रवाई वो आगे होएगी। आगे आज कोई कार्रवाई संभव है या फिर आज के लिए जो कुछ भी था वो रद्द कर दिया गया? वो अभी एप्लीकेशन देने वाले उनके एडवोकेट के तरफ से, और 2 वीक का टाइम लेने वाले हैं। आप चूंकि दिलीप लांडे जी की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका क्या ऑब्जर्वेशन था? नसीम खान किस तरीके से बातचीत कर रहे थे? उनकी जो सारी मांगे हैं, मांग तो हम समझ गए, बाकी सारी क्या था? डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए, जो भी काम चलता है वो इलीगल, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने बोला हमको जो लॉ के हिसाब से हम वही करेंगे, और हमको भी डेमोक्रेसी बचाना है, हम लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये बताया गया। एक आखिरी सवाल होगा, क्या नसीम खान अंदर जिस तरीके से बात कर रहे थे, जो भी उनकी मांग थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित एसओपी से इतर थी, अलग थी? नहीं, एसओपी में जो है वही उनकी इतर थी, जो इस एसओपी में नहीं है, तो इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर ने बोला आपने जो भी, और टेक्नीशियन ने भी बताया जो पॉइंट है वो पॉइंट अभी हम आप दिए है वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। हमको बाइंडिंग है जो इलेक्शन कमिश्नर ने दिए, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में 2024 में जो ईवीएम की मशीनों का उपयोग हुआ है उसकी जांच करने का आदेश मुंबई हाई कोर्ट ने दिया था। आज हमारे साथ हमारे सीनियर एडवोकेट बिपिन जोशी और अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट श्री बराक ओबामा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के आईटी इंजीनियर हैं श्री देशपांडे जी, आज हम सारे लोग यहाँ पर आए थे, और हमें लगा था कि आज दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो शंकाएं हैं मशीनों में, जो चीज़ हो सकता है, क्या गलती हो सकती है, उन तमाम सारी चीज़ों की जांच आज हो जाएगी, ताकि सारी सच्चाई सामने देश के सामने आएगा। लेकिन जो इंजीनियर भेल कंपनी बेंगलोर से आए हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि नियुक्त आयोग के से हमें जो निर्देश है सिर्फ इतना ही है कि सीयू यूनिट, बीयू यूनिट और वीवीपैट, ये तीनों मशीन को हम एक साथ टेबल पे रखेंगे और उसको ऑन करेंगे, और उसमें रेडी का फ्लश जब करेगा तो आपको मान लेना पड़ेगा कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इस तरह से तो मशीन की कोई जांच हो ही नहीं सकती। ना उसके डेटा की बात वहाँ पे की जा रही है, ना एसएलयू की बात की जा रही है, सिंबल लोडिंग यूनिट जो है उसके बारे में ना कोई बात की जा रही है, एसएलयू के डेटे की बात कोई नहीं की जा रही है। तो विस्तार से फिर हमारे जो टेक्नीशियन थे, टेक्निकल थे, उन्होंने बहुत ही लगभग हम लोगों ने 2 से ढाई घंटा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उस मशीन में क्या क्या चीज़ों की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो हमारा अधिकार है, वो जांच उन्होंने करना चाहिए। तो उन इंजीनियरों ने उस बात को सही माना, एग्री किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जो गाइडलाइन है हम उसके आगे नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की मंशा पे शक है कि चुनाव आयोग साफ तौर पर, जो चुनाव आयोग पे पिछले 10-12 साल से बार बार आरोप लग रहा है मशीन में टेम्परिंग की, वोट चोरी की,
उसको वो साफ दिखाना नहीं चाहते हैं, लोगों के सामने लाने देना नहीं चाहते हैं। अगर उनको लाने देना होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इंजीनियर को लगाकर यहाँ पे आज जांच के नाम पर नहीं भेजते, और उसका हमें दुख है। हमने उसका विरोध किया है, डायरी हुई है, मिनट्स बना है, उसका पत्र दिया है हमने उनको, और हमने फिर से कहा है कि हमको 2 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार हमें दिया है मशीन में जो चेक करने का, उसको हमको चेक करने की इजाज़त हमें दिया जाए, और अगर नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने पर उस पर फैसला करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नसीम भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि बीएल ने जो भी एसओपीज आज बताई थी, ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया हुआ है, तो ऐसे में आसान तरीके से अगर आप बता पाएँ कि आज आप दोनों के बीच, इलेक्शन कमीशन और आपके बीच में बात क्या हुई, और बात जब नहीं बनी है तो अब आगे आपका क्या कदम होगा? देखिए, साफ तौर पर वो ये जो, जैसे मैंने पहले कहा कि वो तीनों यूनिट्स को सिर्फ जोड़ के दिखाने के अलावा और कुछ हमें करने ही देना नहीं चाहते हैं, और कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, साफ तौर पे कहा है कि एसएलयू और उसका डाटा चुनाव होने के बाद भी मौजूद रहना चाहिए। तो आज अब जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो एसएलयू यूनिट जो है वो हमें देखने देना चाहिए, उसका डाटा क्या है वो हमें देखने देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तर्क वितर्क बहुत सारी हुई हैं, लेकिन चुनाव इंजीनियर की भी एक लिमिट थी, मुझे लगता है। वो भी बेचारा सब चीज़ एग्री कर रहा था, सब बात सुन रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के बंधन में बंधा हुआ था और उसके आगे वो बढ़ने को तैयार नहीं था। आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम यह है कि आज हमने कहा है, मिनट्स हुआ है, उन्हें लेटर भी, पत्र भी दिया है इलेक्शन कमीशन को, और अगर 2 हफ्ते के अंदर चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश के मुताबिक अगर हम लोगों को मशीन की जांच करने नहीं दिया तो फिर से हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सर, कल आपके सामने जो विजयी उम्मीदवार थे मामा लांडे, उन्होंने भी एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को और कहा कि ये असंवैधानिक है, इस प्रकार से जांच नहीं होनी चाहिए। तो अब आदेश के हो तो इतनी मालूमात उनको ज़्यादा हो गई है, इतने बड़े आमदार हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हो। कानून उनको ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज़्यादा कानून जानने लगे हैं। सर, महिला आरक्षण को लेकर क्या कहें? महिला आरक्षण का विरोध देश में किसी ने नहीं किया है। महिला आरक्षण का विरोध देश में किसी ने नहीं किया है। इसी मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकल बॉडी के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, हमारी सरकार ने किया था। हम लोग मंत्री थे तब हम लोगों ने किया था, लेकिन उसकी जल्दबाजी को लेकर और बगैर जाति जनगणना के जिस तरह से बहुमत के बल पर आरक्षण थोपने का काम गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है, उसका विरोध है। मैम, अंदर क्या प्रक्रिया हुई और आज क्या कुछ अंदर बातचीत हुई और क्या फैसला लिया गया? एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर, फरवरी 2026 और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनका 17 जून 2025 का एसओपी है। वो दोनों के रेफरेंस से आज का ये ईवीएम डायग्नोस्टिक चेक, ये प्रोसेस आज रखा गया था। उसके लिए सब कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। ये प्रोसेस एज पर कैंडिडेट नसीम खान जी, इनका एनेक्चर 1 जो सबमिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में, उस एनेक्चर 1 में डायग्नोस्टिक चेक की डिमांड की गई थी। उस हिसाब से आज का प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन कैंडिडेट जो नसीम खान जी है, उन्होंने इस प्रोसेस को अमान्य किया और ये हमें उनको मंजूर नहीं है ऐसा बोला, इसीलिए ये प्रोसेस रुकवाई गई है। उनका ये कहना है कि जो एसओपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, उनका इंटरप्रिटेशन अलग है डायग्नोस्टिक चेक के बारे में, तो उस हिसाब से डायग्नोस्टिक चेक होना चाहिए, ये उनका डिमांड था। तो उनको ये लिखित में सबमिशन करने के लिए बोला है। आज दोपहर को उन्होंने 2 बजे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, मैडम डिप्टी डीओ है, तो इनके पास अभी दोपहर को उन्होंने ईमेल किया है। वो लेटर अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम भेज रहे हैं, सीओ सब के पास भेज रहे हैं। थ्रू सीओ सर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा और हम उसका जो भी आगे का निर्देश होगा उस हिसाब से आगे का कार्रवाई करेंगे। मैम, टेक्निकल वर्ड्स को हटाकर अगर आसान भाषा में समझा जाए तो नसीम खान ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को समझा और जो असल में गाइडलाइंस हैं वो दोनों अलग अलग हैं और इसलिए आज का प्रोसेस रुक गया।
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में वेरिफिकेशन बोला है। एज पर ECI डायरेक्शन उन्होंने एक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग SOP डिक्लेयर किए है, उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। वो इस SOP बस कैंडिडेट जो है उनको वो अमान्य है, तो उन्होंने जो लिखित में दिया है वो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ गाइडलाइंस हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आज चुनाव आयोग के सामने नसीम खान के साथ माधव देशपांडे जो कि EVM मशीन के एक्सपर्ट हैं। सर, आप यहाँ पर उनकी तरफ से आए थे, अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ, और हमें अगर कुछ टेक्निकलिटीज़ आप समझा पाएँ कि क्यों इन दोनों के बीच बातचीत पूरी नहीं हो पाई और क्या हुआ। बेसिकली टेक्निकल वेरिफिकेशन जो करते हैं उसमें उसका स्कोप क्या होना चाहिए, इस पे देयर वाज नो एग्रीमेंट, एंड द पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट प्राइमरीली वाज बिकॉज वी फेल्ट दैट सुप्रीम कोर्ट टुक आउट द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इसलिए निकाला कि जो मशीन में डेटा है उसको भी देखा जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है उसमें डेटा की बात ही नहीं है। जैसे ऐसा है कि अगर आप एक कार की लेते हो और बोलते हो कि मेरा कार का दरवाज़ा खुलता है बीच बीच में, ऐसी आपकी कंप्लेंट है और आप मेरे पास आते हो, मैं कार वाला हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है बैठ जाओ या खड़े रहो यहाँ, मैं अभी कार चालू करता हूँ, कार पूरी चालू हो जाती है, मैं बोलता हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है कार में, तो आपकी जो बेसिक कंप्लेंट है वो एड्रेस हो गई है क्या? नहीं हुई। दैट इज़ सर, जैसे कि मैंने जितना समझा ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, इसमें अगर हम घुसें तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम जैसा कि हम देख रहे थे, हम समझ रहे थे, BEL ने भी जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी इंक्लूड नहीं हुई हैं, तो आपने अपने एनालिसिस से क्या समझा आज कि क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और BEL को क्या क्या पॉइंट्स डालने चाहिए? हमने उनको 7 पॉइंट्स मैंने बना के दिए हैं, ये जो इंक्लूड होने चाहिए। They have accepted that. Even the engineers agreed that these points should be included, like the checksums and data validations or data extraction वगैरह वगैरह। तो अभी वो टेक्निकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं बात नहीं करता। लेकिन आखिरी सवाल होगा सर कि एक एक्सपर्ट होने के नाते आपको लगता है ये जो पूरा प्रोसेस है इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन के रह जाएगा? इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, वो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल नैरेटिव्स तो बनती रहेगी, नई बनेगी, पुरानी जाएगी, लेकिन भरोसा जो है ये मशीन पे जो भरोसा रहेगा वो अपने डेमोक्रेसी पे भरोसा है या नहीं, इसकी बात करेगा।